हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। चलिए आज हमारी नई क्लास शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, है ना। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर करेंगे और एनसीईआरटी से करेंगे, ठीक है, जिससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। हम आगे से एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एनसीईआरटी की बुक से ये सारा लिया है डाटा, तो हम उसी हिसाब से कहानी की तरह पढ़ेंगे और मेन पॉइंटों को मैंने हाईलाइट किया है। उन पॉइंटों से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ठंड है ना, तो अंदर तो ठंड लगती है, बाहर धूप निकली हुई है, लेकिन अंदर कमरे में ठंड लगती है। तो आई होप आप लोग सब समझेंगे, आप भी ठंड में बैठकर पढ़ रहे होंगे। चलिए, तो हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आगाज़ करते हैं अपनी पढ़ाई का। और देखो, सीईटी का एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, सबके लिए ये बेस्ट रहेगी ये क्लास। और एचटेट का हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें भी 10 मार्क्स की हरियाणा जीके आती है, तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा इससे। अगर इन क्लासेस को बच्चा देख लेगा तो उसके माइंड में बैठ जाएंगी ये क्लासेस और सारा डाटा फिट हो जाएगा उनके दिमाग में। और जो हमारा एग्ज़ाम है एचटेट का, उसकी डेट आ चुकी है। एचटेट वालों के लिए मैं बता दूँ, एचटेट जनवरी में होगा और 17-18 उसकी डेट फाइनल कर दी है, गवर्नमेंट की ओर से आ गया है नोटिस। तो आप बेसिक से जाके देख सकते हैं, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया भी हुआ है, तो उसको देख लेना। चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। चलिए, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेती हूँ खुद को, ठीक है। चलिए देखो, हमने ये एनसीईआरटी बुक से लिया है सारा डाटा। तो एनसीईआरटी बुक आप लोगों को, अगर आप लोग भी पढ़ना चाहें एनसीईआरटी बुक से, तो आप किसी भी बुक सेलर की दुकान पे जाके एनसीईआरटी बुक ले सकते हो, ठीक है। इनका प्राइस ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत ही कम प्राइस में ये बुक्स मिल जाती हैं, तो आप बेशक से जाके एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने वही एनसीईआरटी बुक से आपको यहाँ पे सारा पढ़ाना अब स्टार्ट कर दिया है और मैं एनसीईआरटी से ही सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो देखिए, हम कहानी की तरह पढ़ेंगे और जो मेन पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। देखिए, एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि देखिए यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है पिता और बेटे के बीच में, ठीक है। तो सागर द्वारा नदियों का मनुष्य के जीवन में महत्व पर लेख लिखने के बाद बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा, क्या आप मेरे लिखे लेख को जांच सकते हैं। पापा कहता है दिखाओ। तो सागर कहता है इस लेख में यह बिंदु जोड़ना जरूरी है कि सभी सभ्यताएं और बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे ही पनपते हैं। तो पापा कहता है उसका, अच्छा बेटा कहता है कि अच्छा पापा, जरूर यह पहले आप मुझे विस्तार से समझाइए कि नदियों का सभ्यता और नगरों से क्या संबंध है। तो उसका पापा उसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दे रहा है, जो जानकारी हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से हमारी काम की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। देखो, नदियों से मनुष्य, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं या फिर इसको रोटेट कर लूँ तब अच्छा दिखेगा, है ना। रोटेट कर लेते हैं ऐसे, हाँ अब अच्छा दिखेगा, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है ना। चलिए,
मैं खुद को और छोटा कर लेती हूँ। भगा ही दिया मैंने खुद को। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नदियों से मनुष्य को जल की आपूर्ति होती थी। पूरे वर्ष यहाँ कृषि और मवेशियों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध रहता था। नदियों से मनुष्य जो था पहले नदियों से ही पानी की आपूर्ति करता था। नदियों से ही वो खाना बनाने के लिए यूज़ करता था पानी, है ना, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कृषि के लिए, सब चीज़ के लिए वो नदियों से ही पानी यूज़ करता था। पहले कुएं तो हुआ नहीं करते थे, बाद में कुओं का निर्माण हुआ। तो विश्व की सभी सभ्यताएं जल स्रोतों, विशेषकर नदियों के किनारों पर ही पनपती थी। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि पहले जो लोग रहते थे, जो निवास करते थे, वो गाँव में, अंदर बीच गाँव में नहीं रहते थे जैसे अब पानी से बहुत दूर लोग अपने घर बसाते हैं, ऐसे नहीं थी पहले। पहले लोग पानी जहाँ नदी पास में होती थी वहीं पे अपने एक घर का निर्माण करते थे, ताकि पानी लेने के लिए उन्हें कहीं ज़्यादा दूरी पर ना जाना पड़े, इसलिए वो नदियों के किनारे ही अपने घर का निर्माण करते थे। तो जैसे सरस्वती नदी भारत, यहाँ से पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सरस्वती नदी भारत की प्राचीनतम नदियों में से एक थी, जो आज विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नाम नदी तो थी, लेकिन आज सरस्वती नाम नदी का सिर्फ नाम रह गया है। सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। सरस्वती नदी का कोई नामो निशान नहीं है कहीं भी। इस नदी की अनेक शाखाएं भी थी। विभिन्न प्रमाणों से इस नदी की उपस्थिति 5000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले तक सरस्वती नदी थी, मतलब 5000 वर्ष पहले तक सरस्वती नदी के वो मिलते थे, मतलब सरस्वती नदी अच्छे से बहती थी। सरस्वती नदी का यूज़ भी करते थे लोग। सरस्वती नदी पर ही लोग पानी का यूज़ करते थे। भू आकृतियाँ, अवशेषों एवं उपग्रहों द्वारा प्राप्त चित्रों से पैलियो चैनल द्वारा, ये एक यंत्र है जिसके द्वारा सरस्वती नदी के प्रभाव निश्चित किया जाता था कि सरस्वती नदी का प्रभाव तेज है, कम है। मतलब पैलियो चैनल नाम का एक यंत्र आता था जिससे सरस्वती नदी के प्रभाव को नापा जाता था, निश्चित किया जाता था। ठीक है। खुदाई में सबसे अधिक सन 1500 के लगभग पुरातात्विक स्थल इन्हीं नदियों के, मैं अपने को हटा लेती हूँ यहाँ से, देखो यहाँ से सबसे अधिक सन 1500 के लगभग पुरातात्विक स्थल इन्हीं नदियों के किनारे मिले हैं। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे ही 1500 के लगभग, सन 1500 के लगभग पुरातात्विक यानी पुराने स्थान जो हैं वो इन्हीं नदियों के किनारों पर मिले हैं। सरस्वती नदी आदि बद्री से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर, देखियो अब जब हम चित्र में देखेंगे, मैप में देखेंगे हरियाणा के में, तो हरियाणा जो सरस्वती नदी है वो किधर है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो सरस्वती नदी जो शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे से निकलती है, तो वहाँ पे एक आदि बद्री मंदिर पड़ता है, आदि बद्री नामक जगह है। वहाँ से सरस्वती नदी निकलकर हरियाणा के पहले यमुनानगर में, फिर उसके बाद अंबाला में, और उसके बाद कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा से होकर वह राजस्थान व गुजरात होती हुई अरब सागर में गिरती है। मैंने आपको एक बार नदियाँ करवाई थी, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो सरस्वती नदी है वो आदि बद्री से निकलकर सबसे पहले यमुनानगर के कलेश्वर उद्यान से होकर अंबाला
कुरुक्षेत्र, फिर कैथल, फिर जींद, हिसार और फतेहाबाद सिरसा से होती हुई वो राजस्थान में निकल जाती है और फिर राजस्थान और गुजरात में बहती हुई वो अरब सागर में गिर जाती है। देखो सबसे पहले पड़ता है अंबाला, उसके यमुनानगर, यमुनानगर के बगल में है अंबाला, अंबाला के नीचे है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के नीचे है कैथल, कैथल के नीचे है जींद, जींद से बराबर बिल्कुल नीचे है हिसार, हिसार के साइड में है फतेहाबाद, फतेहाबाद से नीचे है सिरसा, सिरसा से फिर सिरसा बिल्कुल अलग हो जाता है, हटके हो जाता है ना, फिर वो सिरसा से राजस्थान टच है तो राजस्थान में वो निकल जाती है। ठीक है, सरस्वती नदी सिरसा से बाहर निकलकर फिर वो राजस्थान में घुस जाती है और फिर राजस्थान से होती हुई गुजरात और गुजरात से निकलकर फिर वो अरब सागर में गिर जाती है। दूसरी नदी जो है वो है सिंधु नदी। ठीक है, दूसरी नदी जो है वो है सिंधु नदी, जो आज भी बहती है। सिंधु नदी जो है वो आज भी बहती है। सरस्वती नदी तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन सिंधु नदी, इसी को तो कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। जो सिंधु नदी के घाटी यानी किनारे पर जो लोग बसे हुए थे, उनकी जो सभ्यता थी, वो लोग कैसे रहते थे, क्या चीज़ें यूज करते थे, कैसे कपड़े यूज करते थे, कैसी धातुएं बनाते थे, व्यापार कैसे करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अब आगे सिंधु नदी के किनारे पर जो लोग बसे हुए थे, जो सभ्यता बसी हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सिंधु नदी है जो आज भी बहती है। इसका अधिकतर प्रभाव वर्तमान पाकिस्तान में है, जहां मोहनजोदाड़ो, चहूदड़ो व बालाकोट जैसे प्रमुख स्थल इसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। कौन सी नदी के किनारे पर? सिंधु नदी के किनारे पर। कौन सी? मोहनजोदाड़ो, चहूदड़ो व बालाकोट जैसे प्रमुख स्थल इसी नदी के किनारे स्थित हैं। देखिए मेन पॉइंट इसका, सिंधु और सरस्वती नदी और इनकी जो सहायक नदियां हैं, उनके किनारे अनेक नगर अवशेष यानी पुराने स्थल पर के आधार पर ही इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखो, मैं इसमें मैप दिया हुआ है जो सरस्वती नदी जहाँ से कहाँ से होकर निकलती है, वो सारा वो बताया है। देखो ये रही, ये यहाँ से ये यमुनानगर से में घुसती है, फिर यहाँ आ जाती है अंबाला में, अंबाला से फिर कुरुक्षेत्र से फिर कैथल से फिर जींद। देखो दिख रहा ना ये सारा, यहाँ से फिर ये यहाँ कुरुक्षेत्र कैथल में आकर फिर ये ऐसे पंजाब से होती हुई जींद में आ जाती है, जींद से फिर सिरसा, हिसार और फिर ये यहाँ पे राजस्थान में आ जाती है और फिर ये गुजरात होती हुई निकल जाती है। कहाँ पे? अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, देखो चलिए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई करवाई गई, तब एक विशाल नगर के अवशेष निकले। 1922 में राखालदास बैनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो से भी इसी प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेना।
1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई करवाई गई तब एक विशाल नगर के अवशेष निकले। 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे मोहनजोदाड़ो ने भी इसी प्रकार के अवशेष निकले। मोहनजोदाड़ो से भी इसी प्रकार के अवशेष निकले। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो उनकी नगर योजना क्या थी, किस तरह से नगर बसाए हुए थे उन्होंने। ठीक है, उनकी नगर योजना हम जानेंगे। सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के अवशेष हम दो भागों में हमें मिले हैं। पश्चिमी भाग छोटा था परंतु ऊंचाई पर बना हुआ था। जो पश्चिमी घाट था, वो जो पश्चिमी जो भाग था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो छोटा था, वो भाग छोटा था लेकिन ऊंची जगह पे था, ऊंचाई पर था। इस दुर्ग क्षेत्र नगर दुर्ग, इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? नगर का दुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर का दुर्ग कहा जाता था। पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले जगह पे था, वो निचला भाग कहा जाता था। अधिकतर पुरास्थलों के दोनों हिस्सों को चार दीवारी से घेरा गया था। देखिए, मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला है। क्या मिला है? एक बड़ा स्नानागार मिला है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। यानी एक स्नानागार बना गया है जिस स्नानागार में पानी को रोकने के लिए एक प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई जिससे पानी रुका रहे, भर जाए उसमें। ठीक है, और उसमें आराम से स्नान कर सके लोग। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। इसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। ठीक है, लोग एक साइड से अगर जगह ना हो तो दूसरी साइड से भी इसमें उतरकर स्नान कर सकते हैं। चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। कुएं से पानी निकालकर इसे भरा जाता था। खाली करने के लिए नाली बनाई गई हैं, जिससे अगर पानी खराब हो जाए, गंदा हो जाए तो उसे खाली किस तरह से किया जाता था? उसे खाली नालियों के द्वारा किया जाता था। नालियां बनाई गई थी, उन नालियों के द्वारा वो पानी बाहर निकल जाता था। ऐसा लगता है कि धार्मिक पर्व पर इसमें स्नान किया जाता होगा। इसे देखकर ऐसा लगता है कि धार्मिक पर्व पर इसमें स्नान किया जाता होगा। यानी कोई धार्मिक पर्व, कोई मतलब कुछ अच्छा, जैसे आजकल त्योहार होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, जो भी कुछ उनके त्योहार होते होंगे, उस टाइम पे इसमें स्नान किया जाता होगा। अब देखो सड़कें व नालियां। सड़कें 13 फुट से 33 फुट तक चौड़ी होती थी और गलियों की चौड़ाई 9 से 12 फुट होती थी। सड़कों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी समकोण जब बनता था, ऐसे बोलते समकोण, 90 डिग्री का जो कोण बनता है एक दूसरे को, उस पे काटती थी जिससे चौराया सा बन जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना और नोट कर लेना। सड़कों के दोनों ओर नालियां बनी थी, जैसे अभी बनी रहती हैं। जब हम गलियों में जाते हैं तो दोनों तरफ नालियां होती है, जिससे जो घरों का गंदा पानी है वो नालियों के द्वारा निकल जाए। ऐसे ही उस टाइम पे भी सड़कों के दोनों तरफ नालियां बनी थी और घरों में प्रयुक्त पानी इन नालियों में आकर गिरता था। ये नालियां ईंटों से ढकी होती थी, जिनको हटाकर आसानी से नालियां साफ की जाती थी।
देखो ये नालियाँ बनी हुई हैं सड़कों के दोनों तरफ, और इन नालियों में से, घरों में से पानी निकलकर यहाँ नाले में गिर जाता है। घर की नालियाँ बड़े नाले में गिरती हुई जो पानी को नगर के बाहर ले जाता था। देखा? अब देखो, ये है भवन निर्माण। घर ऐसे बनाए जाते थे, घर का दरवाजा गली की तरफ खुलता था, है ना? ये ऐसे इस तरह, उस टाइम पे इस तरह के घर होते थे। देखो, भूल भुलैया टाइप घर हैं। घरों का निर्माण एक निश्चित योजना से होता था। आमतौर पर घर 2 मंजिल के होते थे। घर में आंगन होते थे तथा रसोई घर, स्नानागार, शौचालय की सुविधा होती थी। दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। कई घरों में कुएं भी मिले हैं, यानी कई उस टाइम पे लोग घरों में ही कुएं खोद लेते थे। बताओ, आजकल हम देखते हैं तो हमारे अब तो कुएं रहे ही नहीं, लेकिन जो हैं ढके हुए हैं, वो पहले जब हम यूज़ करते थे कुएं पर से पानी लेकर आते थे पहले टाइम पे, आज से 20-25 साल पहले, तो कुओं पर से लेके आते थे, और कुएं घरों से बहुत दूर होते थे, जंगलों में होते थे, गांव से बाहर होते थे कुएं। इतनी दूर से कुओं से पानी खींचकर लोग लेके आते थे। बाल्टी को रस्सी से बांधकर बाल्टी को कुएं में डाल दिया जाता था, रस्सी को पकड़कर फिर बाल्टी को खींचा जाता था। इस तरह से कुएं में से पानी निकाला जाता था। देखो, सरस, ये मेन पॉइंट है, इसको नोट जरूर कर लेना। गार्ड चाइल्ड के अनुसार यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, जबकि मार्टिमर व्हीलर ने इसका अनुमान 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। परंतु नवीन खोजों के अनुसार यह सभ्यता 8000 साल पुरानी है। जो नई नई खोजें अब हो रही हैं उसके अनुसार ये सभ्यता 8000 साल पुरानी है। देखिए, जीवन कैसा है, लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे अपना, कृषि कैसे करते थे लोग। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। कृषि बैल और ऊंटों की सहायता से हल से की जाती थी। नदियां व तालाबों से सिंचाई करते थे। अब तक भी ऐसा ही हुआ है। वैसे तो ज़्यादा पुरानी सभ्यता नहीं है मानी जाए तो, लेकिन हाँ, अब तो बदल रहा है, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। कुएं भी ख़त्म हो गए हैं, नदियाँ भी ख़त्म, सूखने ही लग गई हैं। पता ही नहीं क्या ही होगा। तो पहले लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। कृषि बैलों के द्वारा की जाती थी। हमने भी देखा है, पहले बैलों से ही हल जोते जाते थे, है ना, खेत जोते जाते थे और हल के द्वारा जोते जाते थे। ऊंटों की सहायता से भी हल की सहायता से भी खेत जोते जाते थे। नदियां व तालाबों से सिंचाई की जाती थी। पहले कुओं से, नदियों से, नहरों से सिंचाई की जाती थी। मतलब खेतों में पानी नहरों व नदियों से लिया जाता था और तब सिंचाई करते थे। बहुत बड़ा पाइप उसमें नहर में या नदी में डाल देते थे और उससे फिर खेतों में पानी लगाते थे। देखो, पशुपालन, पशु कौन कौन से थे उस टाइम पे? लोग ऊंट, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी आदि पशुपालन पालते थे। बतख, खरगोश, हिरन, मुर्गा व तोता आदि पक्षी भी पालते थे। ये सभी जानवर उनके कृषि कार्य, यातायात व भोजन में सहायक थे। पशुओं को वे झुंडों में चराने के लिए दूर दूर ले जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखें। माप तोल की क्या क्या चीजें थी, चीजों को तोला कैसे जाता था। देखो, ये है बाटों से चीजें तोली जाती थी, जैसे गेहूं है, अनाज है, भारी चीजों को इन बाटों से तोला जाता था। ये तो छोटे छोटे बाट हैं, इनसे भी भारी भारी बाट होते थे। 2 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का,
10 को धरी बोलते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, है ना। तराजू होती थी और इन तराजू में एक तरफ बाट रखे जाते थे, एक तरफ सामान रखा जाता था, तब तोला जाता था। ठीक है, ऐसे। देखो, सुंदर आकार के चट पत्थर के बाट जो अनेक स्थानों से मिले हैं, उनका माप एक समान है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया होगा। बड़ी भारी वस्तुओं को तोलने के लिए बाट भी मिले हैं। पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी से बनी अनेक चीजें मिली हैं। धातु को गलाना, ढालना व मिश्रण करना ये अच्छी तरह से जानते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यानी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय, उस समय लोग बहुत ही आगे बढ़ चुके थे। बहुत सारी धातुओं का प्रयोग करने लगे थे, बहुत सारी चीज़ों का खुद से निर्माण करने लगे थे। उन्हें ये पता चल गया था उस टाइम तक कि किस चीज़ का उपयोग किस तरह से करना है ना। तो मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता आते आते लोगों में जो बुद्धि थी वो भी बढ़ने लगी थी। चलिए, देखो ये पूछ रहा है कि आप लोगों ने पत्थर के बाट देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। आपने कांसे के बर्तनों का उपयोग अपने घर में देखा होगा, बिल्कुल। आपकी चाची, ताई, दादियों ने बिल्कुल देखा होगा। आप घर में सबसे पूछना कि क्या है, आप लोगों को भी पता होगा। इतनी पुरानी चीज़ें नहीं है ये, अभी भी मिल जाती हैं अगर ढूंढे तो। देखो, हाथ श्रृंगार की चीज़ें, बहुत ही सुंदर आकार के सोने, चांदी, पत्थरों के गहने मिले हैं। चित्र में देखिए मनकों को कितना सुंदर और तराशा गया है। अनेक मनके कार्नियल पत्थरों से बनाए गए हैं, जिनके माला बनाने के लिए छेद भी किए गए हैं। बिल्कुल, पत्थरों में बिना माला बनाए तो बिना छेद किए तो माला बनाई नहीं जा सकती। पत्थरों में क्या, मोतियों में भी बिना छेद किए माला कैसे बनाएंगे, है ना। तो बहुत ही सुंदर आकार के सोने, चांदी, पत्थरों के गहने मिले हैं। किस किस के गहने मिले हैं? सोने, चांदी और पत्थरों के गहने मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने पर। अनेक मन के कार्नियल पत्थर, किस पत्थर के बने हैं? कार्नियल पत्थरों से बनाए गए हैं, जिनमें माला बनाने के लिए छिद्र भी किए गए हैं। ठीक है, चलिए। मोहनजोदाड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के कुछ अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयांस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत करती है। संभवतः उस टाइम पे सूत की या कपास की खेती होती होगी, यानी संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना कि 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहाँ? मेहरगढ़ में। देखो, अब यातायात के साधन क्या थे उनके, क्या करते थे, कौन सा व्यापार करते थे, वो किस तरह से करते थे। देखो, धातुएं प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, जबकि कपड़ा बनाने के लिए कपास किसान के द्वारा उत्पादित की जाती है। देखो, धातुएं जो होती हैं वो तो प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं, है ना। सोना, चांदी, कांसा, बहुत सारी वो होती हैं। सोना दिखाते हैं, नदियों में मिलती है। हीरों की खान होती है, गुफाओं में मिलती हैं। बहुत पहाड़ों से मिलते हैं। बहुत सारे ये चीज़ें हैं जो तांबा, कांसा, मतलब जो धातुएं हैं ये सब प्रकृति हमें देती है। लेकिन जो ये कपास है ना, सूत है, ये किसान द्वारा बोया जाता है। उत्पादित गेहूं, अन्न, अनाज, जो भी फसलें होती हैं ये सब किसान द्वारा उत्पादित की जाती हैं। तांबा, टिन, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों को वे दूर दूर के क्षेत्रों से मंगवाते हैं। तांबा राजस्थान से आता है। देखो, ये चीज़ ध्यान कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। तांबा कहाँ से आता है? राजस्थान से। कहाँ से आता है? राजस्थान से। वे पश्चिमी देश ओमान से मंगवाते हैं। पश्चिमी देश ओमान से और राजस्थान से
ये पत्थर तांबा मंगवाया जाता है। ठीक है। कांसा कहाँ से आता है? कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन। देखो, तांबा राजस्थान और जो पश्चिमी देश है ओमान, वहां से मंगाया जाता है। और जो तांबे में जो कांसा बनाने के लिए तांबे में जो टिन मिलाई जाती है, टिन धातु मिलाई जाती है, उसका यातायात कहाँ से होता है? आधुनिक ईरान व अफगानिस्तान से होता है। कहाँ से होता है? आधुनिक ईरान व अफगानिस्तान से होता है। देखो, राजस्थान से तांबा मंगाया जाता है। तांबे में राजस्थान से तांबा मंगाया जाता है। कांसा बनाने के लिए तांबे में जो धातु प्रयोग में लाई जाती है टिन, वो टिन धातु ईरान व अफगानिस्तान से मंगाया जाता है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात। देखो, सोना कहाँ से? कर्नाटक से, और बहुमूल्य जो पत्थर हैं वो गुजरात व ईरान और अफगानिस्तान से आता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहां से देखते हैं, यहाँ क्या है। देखो, कपड़े दिखाए गए हैं यहाँ पे, इस चित्र में कपड़े दिखाए गए हैं। अब देखो यहाँ पे फेयांस। देखो, खुदाई में फेयांस से बनी मूर्तियां, मनके, चूड़ियां, बाल, छोटे बर्तन मिले हैं। फेयांस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कैसे कैसे तैयार किया जाता है? अब ये देखो, फेयांस को तैयार करने के लिए क्या क्या किया जाता है। बालू या स्टफिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के हरे होते थे। देखो, ये बंदर है, ये फेयांस की मूर्ति है। फेयांस एक कृत्रिम वस्तु है जिससे ये बंदर की मूर्ति बनाई गई है। ठीक है। देखो, हड़प्पा, ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। लोथल व धौलावीरा में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि विदेशों में भी व्यापार होता था। ठीक है। देखो, मोहरे कैसी होती थी उस टाइम की। मोहरे, हड़प्पा के लोग सेल खड़ी की मोहरे बनाते थे। सेल खड़ी देखी है? जैसे अब हम एकादशी गई थी, देव उठनी एकादशी, आप जानते हो, जिस दिन से शादियां होनी स्टार्ट हो गई थी, उस दिन हम अपने घरों में पैर बनाते हैं, एक भगवान की मूर्ति वो बनाते हैं सेल खड़ी से और गेरू से, है ना। वो सेल खड़ी की बात हो रही है यहाँ पे। हड़प्पा के लोग सेल खड़ी की मोहरे बनाते थे। ज़्यादातर मोहरे आयताकार हैं जिन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। मोहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों का थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। देखो, ऐसी मोहरे होती थी ये। देखो, पशुओं की पिक्चर बनाई जाती थी इनमें। चित्र में बना कुबड़ वाले बैल की मोहर, और यहाँ है अपरिचित पशु की मोहर जिसको पुरातात्विकों ने पूजनीय माना है। देखो, मनोरंजन की कौन कौन से उस टाइम कौन कौन से खेल खेले जाते थे, मतलब बच्चे उस टाइम कौन कौन से खेल खेलते थे। खुदाई में बच्चों के मिट्टी के खिलौने व बड़ों के द्वारा खेले जाने वाले शतरंज व चौपड़ के पासे मिले हैं। यानी इससे पता चलता है कि उस लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आते आते बहुत ही इंटेलिजेंट हो चुके थे, जो कि शतरंज जैसे और चौपड़ जैसे खेल को खेल सकते थे। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो सभ्यता थी वो बहुत ही आगे
बढ़ चुकी थी। अन्य मनोरंजन के साधनों के अवशेष भी मिले हैं, है ना। आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये वो है क्यूब, है ना, इससे खेलते पासे। ये तो करो मत करो, इसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा देती हूँ। ये भी आपके लिए जानकारी जरूरी है। देखो, अंग्रेजी में बीसी, जिसे हम हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीही से पहले। कभी कभी हम तिथियों से पहले एडी लिखा पाते हैं और हिंदी में एडी की जगह ईस्वी लिखते हैं। तो एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के टाइम। इसका सामान्य अर्थ ईसा के बाद के वर्षों के लिए किया जाता है। ईस्वी पूर्व यानी ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले, है ना, समझ गए ना। तो ये होता है जो लैटिन शब्द बना है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के है। इसका सामान्य अर्थ ईसा के बाद के वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी में ईस्वी से अर्थ हुआ ईसा के जन्म से। कभी कभी एडी की जगह सीडी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर क्राइस्ट एरा के लिए होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जानकारी थी, मैंने आपको दे दी है, आप इसको देख लेना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, इनको करते हैं, यहाँ पे इनको करते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले होती थी, ये इम्पोर्टेंट है। नगरों की स्थापना की शुरुआत लगभग 4700 साल पहले आरंभ हो गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हो गई थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको लिख लेना, नोट कर लेना। बस हो गया क्या, यही था। चलिए अब आप बता दीजिए आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, और अपने इस चीज़ के बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊँ या फिर जैसे मैंने पहले क्लासेस ली हैं उस तरह से पढ़ाऊँ। दोनों तरह से कौन सी क्लासेस मैं लूँ, किस तरह की क्लासेस मैं लूँ, दोनों में से आप चॉइस करके बता देना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना और जाते जाते लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।